हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी में आपका दोबारा से स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर चैप्टर जो आपका 4 चल रहा था जिसका नाम था कृषि, तो उस कृषि के अंतर्गत खाद्य फसलें पढ़ेंगे और ये हमारे इस एग्रीकल्चर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे इससे थोड़ा है एक और टॉपिक बचता है कि वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव या इफेक्ट, वो देख लेंगे और ये देख लेंगे। 2 टॉपिक है, इन दोनों को देख लिया तो ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट। फिर मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा, उन प्रश्नों को लिख लेना और आपका ये चैप्टर एकदम पूरा तैयार। और जब पूरा तैयार हो जाए तब उनके जो मैंने नोट्स लगाए थे वो सारे नोट्स एक बार मस्त हैंडराइटिंग से लिख लेना। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वहाँ से जाके देख लेना। अब आज क्या पढ़ेंगे और अब तक क्या पढ़ा है, और मैंने अभी भी मैं बता देता हूँ और पहले भी मैं बता रहा था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली है खाद्यान्न फसलें, टॉपिक हमारा सबसे पहला वाला। उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, चावल। इसके 90% प्रायिकता है या सांच है कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। गेहूँ, फिर अपना मक्का और गन्ना, 4 हो गए। ज्वार और रागी को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ये 6 पढ़ लिए होंगे आपने, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और भी 1-2 होंगे, मैं भूल गया होगा। और फिर बस आज हम क्या देखेंगे, मैंने बता दिया, खाद्य फसलें देखेंगे। ये राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो बस आपको क्या बताएं। और जो अभी 10वीं कक्षा का आपका जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और जिन जिन ने 90+ पाए हैं 10th में 90+, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है कि सर हमारे 90+ आ गए। ठीक है, 90+ नहीं, आप भी ऐसे करना कि 80+। और जिनके भाई कोई किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, जिसके 60 बन गए या उससे भी कम बन गए या फिर वो फेल हो गया, तो कुछ नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। आप बस ये मत सोचो कि 10वीं ही हमारी ज़िंदगी थी। जो 10वीं में 90 बनाए हैं वो आगे नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन में कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। तो बस उन सब के लिए मैं एक मोटिवेशन कोड लेके आया हूँ, क्योंकि जो जिसने टॉप किया उसके साथ तो सब है और जिसने नहीं टॉप किया उसके साथ कौन है। तो हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। यदि आप एक बार हार जाओगे तो दोबारा से आपका सिलेबस पड़ा हुआ होगा और दोबारा से आप इतना बड़ा अच्छा नंबर ले आओगे कि किसी ने सोची नहीं। ये नंबर का खेल है। नंबर क्या है, किसी के पास आज है, मतलब 1-2 कम भी हो जाते हैं। ये जो मार्क्स होते हैं ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो आप जिसके कम आए हैं वो इतना स्ट्रेस ना लें, और जिसके ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ तो खुशी मनाएं, और क्या करें। अब हम पढ़ेंगे आज अखाद्य फसलें, जिसके अंदर अखाद्य का क्या मतलब हुआ। तो अखाद्य का मतलब हुआ जिसे खा नहीं सकते, जैसे जैसे क्या। और मैं यहाँ पे आपको पहले लिखना भूल गया, चाय भी पढ़ लेना, कॉफ़ी भी पढ़ लेना। चाय एक मुख्य रोपण फसल है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न भी उठता है, ठीक है। जो याद आ रहा वो मैं बता रहा हूँ। अब रबड़ हो गया और कपास हो गया, जूट हो गया, तो ये सब जो है ना, ये 3-4 ये सब है अखाद्य फसलें। अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया कि मैं जो एक 4:17 पे वीडियो रोक के गया पॉज करके, और मेरे को प्यास लगी थी, पानी पी के वापस आके शुरू किया तो सही से शुरू नहीं हुआ। तो मैं लगभग 15 मिनट पढ़ा दिया था, ये पूरा चैप्टर मैंने क्लियर करा दिया था ये, और फिर पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। अब क्या करें, दोबारा से हम समझाएंगे आपको, अब उससे बेहतरीन समझाएंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे रबड़। रबड़ क्या है, रबड़ एक खाद्य फसल है। और अभी ये बताओ कमेंट करके, रबड़ को कौन कौन खाता है।
कई बताएंगे, कई जो नालायक होंगे वो, सर हम खाया करते थे बचपन में रबड़ को, हमें अच्छा लगता था, पेट भरता था। नहीं सर, पेट तो नहीं भरता था। फिर किस लिए खाते थे? सर ऐसे ही मन हो जाता है इसलिए खा लेते थे। तो वो रबड़ कोई खाद्य वस्तु नहीं है। और अब जब आपने सुना होगा रबड़ एक फसल है, हैं? नहीं, जिसको पता वो बात अलग है, जिसको नहीं, रबड़ एक फसल है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है, 2 कानों में से एकदम सही सुना। रबड़ एक फसल है। जो आप घर पे रबड़ बनाते हैं, कौन बनाता है घर पे? मैं बचपन में पढ़ता था न, तब हमारे जो क्लासमेट्स थे वो बोलते थे कि जो पेंसिल का भूसा है और दूध दोनों को मिला के आप बना सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने लगभग 2 या 3 बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। और ऐसे टाइम वेस्ट है, पर वो बचपन के मजे थे तो इसलिए बचपन में रह गए। अब फोकस ऑन योर स्टडी। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की एक फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। समझ गए? बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए, किसको? इसको, रबड़ को। दूसरी बात, इसको तापमान भी ठीक ठाक चाहिए, जलवायु आर्द्र होनी चाहिए। कहाँ होता है? जनरली भूमध्य रेखा यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है? भूमध्य रेखा, भूमध्य, भूमि के मध्य कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में से उष्ण और उपोष्ण, उष्ण से ऊपर और उससे ऊपर उपोष्ण, तो वहाँ पे इसको किया जा सकता है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उद्योगों में प्रयुक्त होता है। ये ट्यूब व्यूब आते हैं, टायर वायर सब रबड़ से बनते हैं। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गोरो पहाड़ियों में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? एक बार दोबारा से देख लो। हाँ, साउथ इंडस्ट्री है, साउथ डार्बी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, ये 3 तो स्टेट हो गए भाई। ये जो भारत का निचला हिस्सा है उसमें यहाँ केरल, यहाँ कर्नाटक और यहाँ से तमिलनाडु, तो ये 3 तो स्टेट हो गए। अब थोड़ा एक साइड में अंडमान निकोबार है, उसको भी देख लो। और सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? मेघालय में। और इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? ज़्यादा बारिश चाहिए। तो चलो मेघालय, और मेघालय में कहाँ? गोरो की पहाड़ियों में, गोरो पहाड़ियों में। ठीक है, तो वहाँ उगाया जाता है। अब देखते हैं रबड़ कैसा दिखता है भाई। रबड़ फसल है तो कैसा दिखता है? तो ये देख लो, रबड़ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये वाइट होता है, वाइट कलर का होता है, ऊपर से झरता आता है। ये पेड़ में गोंद निकलता है, उसी तरह से रबड़ भी निकलता है। इसके पास एकदम हरियाली, क्योंकि ये जहाँ होता है वहाँ पे बहुत अधिक बारिश की ज़रूरत होती है और बारिश में हरियाली होती है। अब रेशेदार फसलें देखते हैं। यही अखाद्य फसलें कहो या रेशेदार कहो, जो भी, रेशेदार भी है और अखाद्य फसलें। उसमें कपास, जूट, पटसन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य 4 रेशेदार फसलें। कौन कौन सी 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं? तो कपास कर लो, जूट कर लो, पटसन कर लो, प्राकृतिक रेशम कर लो। ठीक है, इनमें से पहली 3 तो मिट्टी से प्राप्त होती है, फसल में उगाई जाती है। और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़, मलबरी मतलब शहतूत, शहतूत की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए कीड़ों के पालन, रेशम उत्पादन के लिए कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। ये देखो, ये वो कीड़ा है जिसे कहते हैं, ये जो पत्ता, ये शहतूत का पत्ता है, और ये रेशम का कीड़ा है जो ये इतने रू के निकाल रहा है, रुई के निकालना है। ठीक है, अब बस चीज़ें एक कपास रहा और जूट पढ़ लेते, फिर अपना चैप्टर में थोड़ा वैश्वीकरण के किसी पे प्रभाव देख लेंगे, और फिर अपना टाटा बाय बाय। एंड नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या पता है? क्या पता है? नहीं पता तो छोड़ो, फिर तो ये इसको सरप्राइज रखते हैं। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि जो
कपास के पौधे बने वो भारत से ही बने हैं। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे। किसके अनुसार? 2017 के अनुसार। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि काली कपास मिट्टी, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास उगता है। तो याद रखना, कपास के लिए सबसे नंबर 1 बेस्ट कौन है? काली मिट्टी। जहाँ काली मिट्टी है वहाँ कपास आसानी से उग जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र काली मिट्टी के अड्डे हैं और वहाँ पे सर्वाधिक होगा। शुष्कता में काली मिट्टी की उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 दिन पाला रहित खिली धूप की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल है। इसे पकने और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो सोच लो, खरीफ फसल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक स्टेट्स हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है कपास। देख लो। अब जूट 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 है। यहाँ से ये बहुत पहली लाइन इज नंबर 1 कि भारत ना सुनहरा रेशा कैसे कहते हैं? तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ में आई गई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक है। ठीक है, स्टेट आप देख लो। इसका उपयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशम और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी कीमत कम हो रही है। ये देखो, देखो इसका कंपैरिजन है वो है नायलॉन, और नायलॉन है सस्ता, और ये जो कृत्रिम या किसानों की मेहनत है इसलिए ये महंगा है। और आप भी सोचो मार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा चलती है? तो ऑफ कोर्स सस्ती चलती है। अब ये होता कैसा? तो ये लो ऐसा होता है भाई, ये इसको बोलते हैं जूट। अब हमारा जो फसल वाला सिस्टम था वो समाप्त हो चुका है बहुत मेहनत के बाद। लगभग ये 5वां वीडियो है। ठीक है, और अब आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार देखेंगे। कृषि इतनी हो रही है तो कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी लाओ। ठीक है, तो भारत की 60% से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। 60% से अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार करना आवश्यकता बन गई है। क्यों भाई? क्यों करनी है? क्योंकि किसानों को भी उत्पाद ज़्यादा चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने में प्राथमिकता दी गई। चकबंदी का मतलब होता है एक बाप की जायदाद उसकी औलाद को मिलना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार का प्रमुख लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण टुकड़ों में बढ़ गई थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य थी। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधारों के लिए कुछ रणनीति आरंभ की गई, परंतु इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ये सीमित भी रह गया। ये एक तरह की रामायण है जो आप पढ़ लो और समझ लो। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने, आप सुने होंगे, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसानों के लिए, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन में किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलिया, जो दलाल होता है, उसके शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य में महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद की घोषणा की गई, और जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट किसानों के खाते में आते हैं, और जो बिचौलिया होता है उससे कुछ नहीं मिलता है। अब भूदान और ग्रामदान। भूदान का मतलब होता है भूमि का दान, और ग्रामदान मतलब एक गांव का दान। आप सोचो गांव का कैसे दान? जब जो तात्कालीन समय था 47 का, उस समय
कई कई जमींदार थे, उनके पास एक एक दो दो गांव थे, तो कईयों के पास 10-10 गांव थे, तो उन्होंने एक एक गांव दान कर दिया। पहले तो भूदान पढ़ेंगे, फिर ग्रामदान पढ़ेंगे। भूदान और ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चले गए। ये विनोबा भावे किसके जो शिष्य थे, तो वे शिष्य थे महात्मा गांधी के। विनोबा भावे एक बार जब आंध्र प्रदेश की एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जो भूमि मुहैया कराएंगे। तो ये सब जो वाक़या हुआ, इनको देखकर अचानक ही श्री रामचंद्र रेड्डी साउथ की फिल्म का विलन का नाम होता है वैसा, रामचंद्र रेड्डी नामक एक महानुभाव उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने पूरे देश में यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांवों के मालिक थे, तो भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया। कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का दान कर दिया, कि उन्होंने कहा कि भाई जब इंडिया फ्रीडम मतलब आज़ाद हो गया, तो उस समय जो ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा जो सीमा से ज़्यादा भूमि थी, तो वो कुछ तो उसका राष्ट्रीयकरण होना था। तो उन्होंने कहा कि दान करेंगे तो हमारा कुछ नाम भी बनेगा। ऐसे जारी सरकार, और वो दान कर लेंगे तो हम बड़े दानी कहलाएंगे। और कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योजना। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सकल घरेलू उत्पाद की कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2011 में लगभग 52% जनसंख्या के लिए आजीविका का साधन है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाने के लिए व्यापक नियतार्थ है। ये हम देखो, ये कृषि का कितना योगदान है, ये वगैरह वगैरह यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, पर बहुत सारा एकदम डीपली हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स बुक या चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के उसके अंदर बहुत विस्तार से समझेंगे, तो उसके लिए तैयार है ना। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसे आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकसित की वरीयता दी गई है। तो ये एक सारणी है। आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था कि 2013-14 में कृषि 4% थी। ये सब करोड़ में शायद, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद 6.6 करोड़ ऐसा कुछ था, उसके अंदर इनका इतना योगदान था। यहाँ पे सेवाएं ज़्यादा हो रही। तो ये सब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, आप इनको देख लो या फिर वहाँ पे देख लो। ये अपने को अच्छे से कहाँ समझ आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। वहाँ पे मैं आपको 3 सेक्टर समझाऊंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो कृषि आती है, सेकेंडरी में विनिर्माण उद्योग और उद्योग आते हैं, और तृतीय में सेवा आती है, ठीक। वो सब हम आगे देखेंगे। अब बहुत अच्छा सा टॉपिक आ गया। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बेहतरीन टॉपिक है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में यह स्थिति मौजूद थी। गरम मसालों का यूरोप में निर्यात और कपास का कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, कच्चे माल के रूप में। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, जूट, कॉफ़ी और मसालों के मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व में विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों की कृषि में अत्यधिक सहायता दी जाती है और भारतीयों को इतनी सहायता नहीं दी जाती है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति भी इतनी सफल नहीं हुई थी।
यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग जल स्रोतों के सूखने और जैव विविधता को विलुप्त होने का कारण बना हुआ है। भूमि का निम्नीकरण भी हुआ है। आज जीन क्रांति की ओर संकेत हो रहा है। वास्तव में कार्बनिक जीन क्रांति का मतलब है कि जो जननांगी के द्वारा ऐसे बीज बनाए जा रहे हैं, ऐसी किस्में बनाई जा रही हैं जो आसानी से उग जाएं किसी भी प्रकार के वातावरण में। वास्तव में कार्बनिक कृषि भी आजकल प्रचलन हो रहा है, जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, उसे कार्बनिक कृषि कहते हैं। क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों द्वारा निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण के लिए नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आकार में जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही, मतलब खाने के लिए समस्या हो जाएगी। भारत के लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर पर निर्भर है और प्रत्येक व्यक्ति को आधा हेक्टेयर आता। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अब कैसे आपका धन्यवाद अदा करूं, और अपना जो हमेशा का स्लाइड है थैंक यू वो आ गया है। बस तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी 18 हो गए हैं हमारे वीडियो, सामाजिक के है 18। ठीक है, तो ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो 1 जुलाई तक तो हमारा टारगेट है। आज डेट क्या हुई है? तो आज 11 जून हो गई है। ठीक है, 11 जून। अभी हमारे पास कितने हैं? 19 दिन है, यानी कि 19 दिन में 19 वीडियो आपको गारंटीड मिल जाएगी। ये मैं आज ही लिख के दे देता हूँ। तो भाई लगभग 4 वीडियो लग जाएंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में, विनिर्माण उद्योग में 3-4 और परिवहन में भी 3-4, यानी कि 10-12 ये, और प्रश्न उत्तर करके इतना लग जाएगा। ठीक, मेरा टारगेट ये है कि जून एंडिंग तक हमारा ज्योग्राफी पूरा होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में 5 दिन लाऊंगा, जिसमें 7 दिन। ठीक है, 7 दिन जून एंडिंग के 7 दिन में, जिसमें फुल रिवीजन मारेंगे इन सब का। ठीक है, तो मारेंगे पूरा रिवीजन, और फिर हमारे पास क्या रहेंगे? 3 विषय रहेंगे। हमने बातों ही बातों में ज्योग्राफी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। कितने? 4 चैप्टर। और यदि 18 में 4 का भाग दें तो कितना होगा पता है? 4 लगभग एक चैप्टर में हम कम से कम या तो 5 या 4 वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब संभव हुआ है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। पहले हम वीडियो 5 या 6 मिनट का बना रहे थे, फिर 10 मिनट का किया, 12 मिनट का किया, 18 का किया, 20 का किया, और अब 22 और 26 मिनट के भी आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द हम फिक्स कर देंगे 30 मिनट का, 30 मिनट से ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो बस ये सब मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आपके प्यार और दुलार की वजह से हो रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर अपना यही है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में आपको बताऊंगा कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर क्या है, क्या खनिज ही अयस्क है या अयस्क ही खनिज है, ये सब आपके डाउट क्लियर होंगे उसी चैप्टर के, यानी कल 3 बजे दोपहर वीडियो आएगा उसके अंदर। तो बस आज टाटा बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो। बोलो मेरे साथ, सी यू अगेन टुमारो, सेम पैलेस सेम टाइम विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी एक अच्छे जज्बे के साथ, इसी जगह इसी समय इसी दिन, नहीं इसी दिन नहीं, इसी समय इसी जगह और एक अच्छे जज्बे के साथ। तो क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन करना है, और एक अपने प्यारे हाथों से अपने प्यारे से दोस्त को बताना है कि मोबाइल में फ़ोन करके बताना, लिंक ना भेजनी, क्योंकि आज के ज़माने में लिंक कोई नहीं खोलता। उसे यह बताना कि एक बार ये खोल के देख ले,
अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। वो बोल देगा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, बस ठीक।